हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेबर कोस्ट कंट्रोल की नेक्स्ट जर्नी की, और ये नेक्स्ट जर्नी है पार्ट 2। जी हाँ स्टूडेंट्स, लेबर कोस्ट कंट्रोल के पार्ट 1 को आप पहले गो थ्रू कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इसके बाद चलिए मेरे साथ लेबर कोस्ट कंट्रोल के पार्ट 2 पे। डोंट मिस इट, लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं हूँ आपकी टीचर एंड मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा, और आज हम बात कर रहे हैं लेबर कोस्ट कंट्रोल के आगे के पार्ट की। तो जब हम लेबर कोस्ट कंट्रोल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो लेबर कोस्ट कंट्रोल क्या है और लेबर कोस्ट में क्या क्या चीज़ों को शामिल किया जाता है, ये सारी बातें मैं अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। तो आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ लेबर कोस्ट कंट्रोल और ऑर्गेनाइजिंग लेबर कोस्ट कंट्रोल। तो चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। तो गाइस एग्जैक्टली जब हम प्रोसेस या फैक्टर्स ऑफ लेबर कोस्ट कंट्रोल की बात करते हैं, मींस हम उन सारे फैक्टर्स, उन सारे पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं जो कि लेबर कोस्ट कंट्रोल को इम्पैक्ट करते हैं, लेबर कोस्ट को इम्पैक्ट करते हैं। और जब वो लेबर कोस्ट को इम्पैक्ट करते हैं, मींस यदि हमें लेबर कोस्ट को कंट्रोल करना है, यस हमें लेबर्स को सेटिस्फाई करते हुए यदि हमें लेबर कोस्ट में कमी लानी है, तो हमें लेबर कोस्ट कंट्रोल के ये डिफरेंट फैक्टर्स, या जिन्हें हम कहें कि प्रोसेस क्या होगा, उन्हें पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले जब हम इनके फैक्टर्स की या प्रोसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वर्कर्स। गाइस इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाती हूँ, देखिएगा। मान लीजिए हम सब किसी वी लिमिटेड में काम करते हैं, और इस न्यूली कंस्ट्रक्टेड, न्यूली रजिस्टर्ड वी लिमिटेड में हमें 50 लेबर्स की रिक्वायरमेंट है। नाउ ऐसी सिचुएशन में आप मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी हैं एचआर मैनेजर। तो जब आप एचआर मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे इन 50 लेबर्स को अपॉइंट किया जाए। देखिए, एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप रेंडमली यानी कैसे भी 50 लेबर्स को उठाकर लाएं और हमारी वी लिमिटेड में लगा दें। लेकिन ये हम अपने पिछले वीडियो में समझ चुके हैं रमेश और सुरेश की एक प्यारी सी स्टोरी के साथ, कि ये हमारी कोस्ट को इंक्रीज करने वाला है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो एज एचआर मैनेजर आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? यस, हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये कि हमें ऑप्टिमम कोस्ट के साथ हमें बेस्ट और स्किल्ड लेबर्स चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? यदि आप कहीं एचआर मैनेजर हैं, तो आपका काम होगा, आप यदि बेस्ट वर्कर्स की तलाश में है, तो आप सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट करेंगे। आप बताएंगे कि आपको किस किस स्किल्स के लेबर चाहिए, किस तरह से, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। नाउ एडवर्टाइजमेंट होने के बाद किसी टेस्ट के प्रोसीजर के साथ आप इन लेबर्स का, इन वर्कर्स का सिलेक्शन करेंगे। फाइन, ये सिलेक्शन होगा, आपने देख लिया जो आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग खरे उतरते हैं, उन सारे वर्कर्स को आपने सेलेक्ट कर लिया। नाउ उन वर्कर्स को आप ट्रेनिंग देंगे, ऑफ कोर्स जो हमारी कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। मान लीजिए हमारी कंपनी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इन सारे लेबर्स को फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि कम से कम वेस्टेज के साथ हम इन लेबर्स को काम ले सकें। और फाइनली जब इनकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी, स्किल्ड हो जाएंगे, देन फाइनली आप अपॉइंटमेंट देंगे। नाउ द वर्कर्स आर रेडी फॉर द वर्क इन द फैक्ट्री। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर इन सब में लगने वाले कोस्ट,
कॉस्ट, ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई ना कोई कॉस्ट लगेगी। आप एडवर्टाइज करेंगे, आप वर्कर्स का सिलेक्शन, ट्रेनिंग, अपॉइंटमेंट देंगे, तो यहाँ पर कोई ना कोई कॉस्ट लगने वाली है। लेकिन यहाँ जो कॉस्ट लगेगी ये एक ऑप्टिमम कॉस्ट होगी जो कि लेबर कॉस्ट कंट्रोल की बात करेगी। तो गाइज यहाँ पर यदि इस प्रोसीजर को आप देख रहे होंगे तो आपको याद होगा कि आपके स्टेट की जो पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो भी कुछ इसी तरह से काम करता है। एडवर्टाइज होता है, देन सिलेक्शन होगा, टेस्ट के बाद देन आपको ट्रेनिंग दिया जाता है एंड देन फाइनली आपको अपने डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट दिया जाता है। वाई दिस प्रोसीजर हैज बिन फॉलोड बाय दैट पीएससी, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी इस प्रोसीजर को फॉलो करती है। क्यों? ड्यू टू द लेबर कॉस्ट कंट्रोल। सो गाइस आगे चलते हैं। और जब फाइनली वर्कर्स का अपॉइंटमेंट हो चुका है तो अब लेबर कॉस्ट कंट्रोल के अगले फैक्टर की बात करें तो वो है रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम। इसको भी बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, लेट्स सी। देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर दो फैक्टर्स काम करते हैं, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग। देखिए शॉर्ट आंसर के लिए यहाँ पर सारे नोट्स मैंने आपको बनाकर दे दिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और शॉर्ट आंसर रेडी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पूछा जाता है टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब एक मजदूर, जब कोई वर्कर अपॉइंट हो जाता है तो उसके बाद उसके टाइम की रिकॉर्डिंग रखनी बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम बहुत ज़रूरी है। एक किसकी? जब वो वर्कर फैक्ट्री में आता है और फैक्ट्री से जाता है, इसे कहते हैं टाइम कीपिंग। और जब हम फैक्ट्री में आने के बाद इनसाइड द फैक्ट्री वो वर्कर डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स और ऑपरेशंस में अपने टाइम पर स्पेंड करता है, वो कहलाता है टाइम बुकिंग। व्हाट इज द डिफरेंस? टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज टाइम कीपिंग के लिए आपको बहुत अच्छे से पता होगा, यदि आप थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर रखे जाते हैं जिस पर साइन करवाए जाते हैं वर्कर्स के विथ टाइम, या आजकल बायोमेट्रिक एक इम्प्रेशन के साथ, थंब इम्प्रेशन के साथ अटेंडेंस हो जाती है। और आजकल कई जगह फेस रिकग्निशन टेक्निक्स भी आ गई हैं, यानी वर्कर्स के आने और जाने के टाइम का लेखा किया गया। नाउ अब जब वर्कर फैक्ट्री में इन हो चुका है तो वर्कर डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स और ऑपरेशंस पर काम कर रहा है, और इन सारे जॉब्स और ऑपरेशंस के लिए जो रिकॉर्डिंग रखी जाती है वो है जॉब कार्ड और लेबर समरी। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज जॉब कार्ड, व्हाट इज लेबर समरी। तो जॉब कार्ड क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम अगेंस्ट द वेरियस जॉब्स, जो कि कई सारी जॉब्स वर्कर्स ने की है उसके लिए टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जॉब कार्ड में क्या होता है? हर एक जॉब के लिए एक अलग जॉब कार्ड। मान लीजिए कोई ए जॉब है जिसके लिए वर्कर ने अपना टाइम स्पेंड किया है, तो ए जॉब के लिए ए जॉब कार्ड बनेगा। नाउ इसी तरह से उसे बी जॉब अलॉट किया गया, तो अब इस बी जॉब के लिए उसे एक नया जॉब कार्ड अलॉट किया जाएगा जो कि उसके किए गए टाइम को बताएगा, ताकि उसके जितना टाइम उसने पर्टिकुलर किसी जॉब पर स्पेंड किया उसके अकॉर्डिंग उसका पेमेंट किया जाएगा। इसी तरह से यदि हम लेबर समरी की बात करें तो लेबर समरी भी वही बात करती है, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स पर वर्कर ने कितना टाइम स्पेंड किया है। बट इसमें क्या होता है, ये ईच वर्कर का बनता है। मान लीजिए VA एक वर्कर, नाउ इसने ए जॉब पर काम किया है, इतनी बजे शुरू किया, इतनी बजे खत्म किया। बी जॉब पर काम किया, इतनी बजे शुरू, इतनी बजे खत्म। सी जॉब पर काम किया, लाइक दैट। तो ये इस तरह से एक वर्कर की पूरी समरी तैयार कर दी जाती है जो कहलाती है लेबर समरी। जबकि जॉब कार्ड, अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग कार्ड बनाए जाते हैं, भले ही वो एक लेबर द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। नाउ इसी तरह से आइडल टाइम की बात कर लेते हैं और ओवर टाइम की भी बात कर लेते हैं। आइडल टाइम ऐसा टाइम जिसके लिए मजदूरों को पेमेंट तो किया जाता है लेकिन उसमें किसी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेमेंट तो होगा लेकिन कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो ये कहलाता है आइडल टाइम। जनरली ये दो तरह का होता है, नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम। जिन्होंने मेरा एबनॉर्मल और नॉर्मल मटेरियल लॉस का वीडियो देखा है वो यहाँ अच्छी तरह से समझ रहे होंगे नॉर्मल आइडल टाइम, जिसे कि हम कंट्रोल
नहीं कर सकते, यानी अनकंट्रोलेबल होता है। ऐसा जैसे कि मजदूर का एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाने का टाइम, मान लीजिए किसी भी तरह से उसे छुट्टियां दी जाती है, चाहे वेकेशंस दिए जाते हैं, चाहे फेस्टिवल के लिए वेकेशंस दिया जाता है, तो चाहे सिक लीव्स दी जाती है, ये सभी नॉर्मल टाइम होगा। उसके लिए पेमेंट तो किया जा रहा है लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह से एबनॉर्मल आइडल टाइम जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, यानी यहाँ पर हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो गया, मशीन खराब हो गई, एक कंट्रोल था, इसे ठीक कराया जा सकता था। फायर हो गया, चोरी हो गई, ये सारी चीज़ें जिसमें मज़दूर को आइडली बैठना पड़ रहा है, उसके लिए उसे पेमेंट तो किया जाएगा लेकिन कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो गाइज़ ये नॉर्मल और एबनॉर्मल आइडल टाइम का पूरा फंडा है। इसी तरह से ओवर टाइम आपको अच्छे से पता है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाद वर्कर्स कुछ और टाइम यदि फैक्ट्री में देता है तो इसे ओवर टाइम कहा जाता है और इसके लिए डबल पेमेंट भी किया जाता है। चलते हैं आगे। और गाइज अब थर्ड फैक्टर पे बात करते हैं जो कि है पेमेंट ऑफ वर्कर्स। पेमेंट ऑफ वर्कर्स मींस अब जब यदि टाइम को रिकॉर्ड कर लिया गया है, उसको अपॉइंटमेंट दे दिया गया है, तो वर्कर्स का पेमेंट किया जाए। 3 तरह से मेथड्स होते हैं, यही हमारा पूरा चैप्टर भी होगा जिसे हम पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ने भी वाले हैं। तो बड़ा शॉर्ट में मैं यहाँ समझाती हूँ कौन कौन से पेमेंट ऑफ वर्कर्स के मैथड हो सकते हैं। टाइम रेट, जहां पर टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है, यानी लेबर ने कितना टाइम स्पेंड किया और उसके अकॉर्डिंग पेमेंट हो गया। पीस रेट, यानी लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया है, जितना प्रोडक्शन उतना पेमेंट। नाउ थर्ड है इंसेंटिव प्लान्स। इंसेंटिव प्लान्स मजदूर को टाइम रेट और पीस रेट के साथ पेमेंट करने के साथ साथ कुछ बोनस भी देती है। तो यहाँ पर प्रेरणात्मक मजदूरी जिसको कहते हैं, जिससे मोटिवेशन मिलता है, तो ये इंसेंटिव प्लान्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फाइनली द फोर्थ फैक्टर अकाउंटिंग ऑफ लेबर कोस्ट। लेबर कोस्ट का अकाउंटिंग किया जाता है, सारा डेटा का कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको समराइज करके और अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस उनको पेमेंट किया जाता है। तो ये गाइस पूरे सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पर जो है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लेबर कोस्ट कंट्रोल। देखिए हम हमेशा बात करते हैं लेबर्स के सेटिस्फैक्शन के साथ, तो लेबर का सेटिस्फैक्शन कब होगा, जब हम उसे प्रॉपर पेमेंट करेंगे, उसकी इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे। तो इफ़िशिएंट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है लेबर कोस्ट कंट्रोल के लिए। तो इसके लिए जो जो भी फैक्टर्स काम कर रहे हैं, देखिएगा किस तरह से लेबर कोस्ट को कंट्रोल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए पर्सनल डिपार्टमेंट जो कि एचआर के लिए जो मैंने आपको बताया था, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होते हैं, जो कि कंप्लीटली लेबर्स के अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग के लिए काम करते हैं, रिक्रूटमेंट्स के लिए काम करते हैं। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट काम करता है, जो श्रमिकों के, लेबर्स के टाइम का पूरा रिकॉर्डिंग रखता है। और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम टाइम बुकिंग और टाइम कीपिंग दोनों काम यहाँ इस डिपार्टमेंट द्वारा किए जाते हैं। पेरोल डिपार्टमेंट यानी जो श्रमिकों के पेमेंट का काम करता है, चाहे वो टाइम रेट से हो, पीस रेट से हो, चाहे प्लान्स हो। और कोस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो कंप्लीट लेबर कोस्ट का अकाउंटिंग करता है। तो ये कंप्लीट चीज़ें जो हमने फैक्टर्स और प्रोसीजर में पढ़ी थी, उनसे पूरी तरह से रिलेटेड है ये चारों ही डिपार्टमेंट्स। तो इन चारों डिपार्टमेंट्स को आप यदि ऑर्गेनाइजिंग लेबर कोस्ट कंट्रोल का क्वेश्चन आता है तो चारों डिपार्टमेंट्स को हमारे पिछले पॉइंट से रिलेट करते हुए समझाइए। फाइनली स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए मेरे इस वीडियो के साथ, मेरे इस चैनल के साथ जिसका नाम है अकाउंटिंग अड्डा, जुड़े रहना होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।